हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर। पीछे के लेक्चर में, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा। फिर हमने देखा कि उस परिणाम में 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि ऐसे कौन से कारण रहे जिनके चलते 1857 का विद्रोह अपना तात्कालिक उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सका। एक और मुद्दा है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो है स्वरूप क्या था 1857 के विद्रोह का। स्वरूप का मतलब हमें ये जानना है कि 1857 के विद्रोह को किन लोगों ने किया, क्या कारण रहा, कैसे चलाया गया। समग्र चीज़ों का अध्ययन करने से जो हमारा विजन बनता है किसी चीज़ के बारे में, उसको हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट का स्वरूप है। स्वरूप कैसे होता है? जैसे सैनिकों ने किया तो वो सैनिक प्रवृत्ति का रहा, वो जो है म्यूटिनी रहा, वो नेशनल मूवमेंट रहा, वो सभ्यता बर्बरता का संघर्ष रहा। तो हमें ये अनुमान लगाना है, ये हमें अध्ययन करना है, ये हमें स्थापित करना है कि 1857 के विद्रोह का नेचर क्या रहा, किन लोगों द्वारा किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसका विस्तार क्या रहा। इन सब का समग्र रूप से अगर हम एक साथ मिला लें तो हमारे मन में जो दृष्टिकोण विकसित होता है किसी भी घटना के लिए, उसको हम स्वरूप कहते हैं। तो बहुत सारी बातों को, इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के स्वरूप को निर्धारित करने में कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे पास पर्याप्त सामग्री का अभाव है। पर्याप्त सामग्री का अभाव का मतलब है कि हमारे पास ऐसे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज नहीं हैं, ऐसे ऐतिहासिक साधन नहीं हैं जिनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। हमारे पास ऐतिहासिक संसाधन क्या होने चाहिए? हमारे पास ऐतिहासिक संसाधन होने चाहिए, लिखी हुई पुस्तकें होनी चाहिए, या हमारे पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं जिनसे स्वरूप को निर्धारित करने में आसानी हो, पर वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। जो सामग्री हमें उपलब्ध है, बहुत सारी सामग्री मिल जा रही है, जो सामग्री हमें उपलब्ध है उसमें समस्या क्या है कि उपलब्ध सामग्री प्राकृतिक पक्षपात से युक्त है। अगर हम अंग्रेजों के रेफरेंसेस को स्टडी करके 1857 के विद्रोह के स्वरूप को डिसाइड करने का प्रयास करें तो ये 1857 के विद्रोह के स्वरूप के निर्धारण में पूरी जस्टिस नहीं हो पाएगा, पूरी ईमानदारी से नहीं हो पाएगा ये काम। क्योंकि जो अंग्रेजों ने लिखा 1857 के विद्रोह के बारे में, वो एक प्राकृतिक पक्षपात से युक्त है, क्योंकि उन्हें तो ये दिखाना था कि 1857 का विद्रोह हमारी छोटी मोटी भूल का परिणाम था और ये सैनिक विद्रोह से अधिक कुछ नहीं था। इसमें जनता की कोई अगर अंग्रेज ये मानेगा कि 1857 के विद्रोह में जनता की भी भागीदारी थी, वो एक राष्ट्रीय स्वरूप का विद्रोह था, तो उसको ये मानना पड़ेगा कि उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी थीं जिससे पूरा देश विद्रोह की मानसिकता में था। और अंग्रेज को ये मानना उसके लिए ठीक नहीं है। वो तो ये मानता था कि हमने भारतीयों का कोई शोषण नहीं किया, उन्होंने अचानक से विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम वो चर्बी वाले कारतूसों की स्थिति को समझ नहीं पाए, और हम समझ नहीं पाए कि इतना बड़ा समस्या क्रिएट करेगी। तो ये जो है पर्याप्त सामग्री का अभाव है हमारे पास। और जो सामग्री भारतीयों की तरफ से उपलब्ध है, जैसे भारतीयों की तरफ से वी.डी. सावरकर को हम कोट कर सकते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को कोट कर सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट कर सकते हैं, बेंजामिन डिज़रायली को कोट कर सकते हैं। हालांकि ये भारतीय नहीं है, लेकिन इन्होंने माना कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन इनमें से कोई भी इतिहासकार है नहीं। इनमें से जो लोग हैं उनको इतिहास की वस्तुनिष्ठता की समझ नहीं है कि हिस्ट्री की अपनी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और कैसे वो क्रिएट होता है। ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह साबित करने के संदर्भ में सेंटिमेंट से काम लिया, न कि इतिहास लिखने वाले टूल्स को स्टडी करके इन्होंने ये बात कही। तो इनकी चूँकि हम किसी भी तरह के, हम राष्ट्रीय भावना से
प्रेरित हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 1857 के विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करेंगे तो फिर ये जस्टिस नहीं हो पाएगा। हमें 1857 के विद्रोह को एक घटना के रूप में देखना है और निरपेक्ष भाव से उसका मूल्यांकन करना है कि वो एक्चुअल में क्या थी। मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्षों तक इस बात पर कोई भी चिंतन नहीं हुआ कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, बल्कि इस पीरियड में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय क्रांति माना गया और ये माना गया कि 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण है, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत है। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं रहा। लेकिन जब 1857 के विद्रोह के 100 साल पूरे हुए 1957 में, तो एक बार इसके स्वरूप को लेकर फिर से चर्चा शुरू हुई और हुआ ये कि सरकारी इतिहास लेखन का प्रयास किया गया 1957 में। और सरकार ने, चूंकि आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी किसी न किसी तरह से उसको राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया। तो उनका फोकस कहाँ था, सरकार का फोकस कहाँ था कि 1957 में इसका एक आधिकारिक इतिहास लेखन किया जाए, सरकारी इतिहास लेखन किया जाए, जिसमें 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्थापित किया जाए। सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर आर.सी. मजूमदार को। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और जो सरकार की कमेटी थी इतिहास लिखने वाली, जो कि ये चाहती थी कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह साबित किया जाए, दोनों के बीच में अनबन हो गई। क्योंकि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कहना था कि ये विद्रोह पहली चीज़ तो पहला नहीं है, आपको साबित क्या करना था कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है ये। तो उन्होंने कहा कि ये प्रथम नहीं है और ये स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं है और ये राष्ट्रीय नहीं है। तो इन्होंने जिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को स्टडी किया वो इनकी धारणा को पुष्ट करने वाले नहीं थे, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में अनबन हुई सरकार और आर.सी. मजूमदार के बीच में। आर.सी. मजूमदार ने इतिहास लेखन से मना कर दिया और उन्होंने अलग से एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था और ना स्वतंत्रता संघर्ष था। कहाँ तक इनकी बात सही है वो आगे हम लोग अभी चर्चा में लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1950 से 1960 के मध्य चर्चा का विषय हुआ। इस चर्चा के विषय में मुख्य रूप से दो विचारणीय मुद्दे आए। दो विचारणीय मुद्दे क्या आए कि क्या ये म्यूटिनी था, क्या ये सिपाही विद्रोह था या ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये दो सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय मान्यताएं हैं जिन पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिपाही विद्रोह को मानने वाले में देखिए सर जॉन लॉरेंस हैं, टी.आर. होम्स हैं, जे.बी. मॉलेसन हैं। इनमें से अधिकांश जो हैं आपको लग रहे हैं कि ये अंग्रेज़ हैं और इन्होंने, हमने कहा कि ये प्राकृतिक पक्षपात से ग्रस्त हैं और ये जानबूझकर 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह के रूप में स्थापित करने का पक्ष लेते हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा कि भाई ना तो ये पहला है, ना ये राष्ट्रीय है, ना ये स्वतंत्रता संग्राम है। बाद में जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो सुरेंद्र नाथ सेन को नियुक्त किया गया कि आप इतिहास लेखन करें, सरकारी इतिहास लेखन करें। दृष्टिकोण वही था अभी भी सरकार का कि इसको आप राष्ट्रीय आंदोलन साबित करें। हालांकि सुरेंद्र नाथ सेन ने भी इसको राष्ट्रीय आंदोलन मानने से मना किया और कहा कि हालांकि ये सैनिक विद्रोह से अधिक था लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कम है। शुरुआत सैनिक विद्रोह के रूप में हुई जिसमें और भी बहुत सारे सामाजिक समूह जुड़े। देखिए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का जो कहना है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, तो कैसे आप मानेंगे कि राष्ट्रीय नहीं था। अभी हम बात कर रहे थे जब असफलता के कारणों का वीडियो आप देखिएगा, असफलता के कारणों को आप स्टडी करिएगा तो आप देखिएगा कि इसकी व्यापकता बहुत कम रही। तो इसको हम राष्ट्रीय विद्रोह मानने से समस्या क्या है। अच्छा, उससे पहले हम एक और चर्चा कर लें। अभी हम राष्ट्रीय विद्रोह क्यों नहीं है उसकी चर्चा हम करते हैं। ये सिपाही विद्रोह क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है। अगर हम ये कह दें कि सिपाही विद्रोह है तो ये भी इसको बहुत सीमित करने वाली बात होती है। ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं है। सिपाही विद्रोह क्यों नहीं है, कई सारे कारण हैं। पहली बात कि सिर्फ सिपाही शामिल नहीं थे इसमें, बहुत सारे अपदस्थ सरदार, जनता और समाज के विभिन्न सामाजिक समूह, दस्तकार, व्यापारी और ग्रामीण, इस तरह के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए।
तो इसको सिर्फ सिपाही विद्रोह मानना ठीक नहीं है। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के संघर्ष में बहुत सारा सामाजिक समूह आया, बहुत सारे राजे रजवाड़े आए, तो उसको हम केवल सैनिक विद्रोह नहीं मान सकते हैं। सैनिक विद्रोह मानने पर यह सबसे बड़ी समस्या है। सैनिक विद्रोह अगर हम माने तो सैनिक विद्रोह मानने में एक दूसरी समस्या ये है कि सैनिकों ने जैसे ही विद्रोह किया, हम मानते हैं कि 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से। 11 मई 1857 को सिपाही जो विद्रोही सिपाही थे ये दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आप हमारे विद्रोह की रहनुमाई करिए। तो विद्रोह के रहनुमा के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो असैनिक है, और जो एक राष्ट्रीय इमेज का व्यक्ति है, इस तरफ जाने की जो सोच रही सैनिकों की, वो बताती है कि ये विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं था। और स्वयं सैनिक भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनका विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह न रह जाए, इसमें और भी सामाजिक समूह शामिल हों, और जो भी अंग्रेजी प्रशासन से नाराज हैं वो सब इसमें आ जाएं। तो ऐसा उन्होंने प्रयास किया। तो इस बात को तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते कि यह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। अब बात है कि क्या ये अगर सिपाही विद्रोह नहीं था तो क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था? तो उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, जो कि आरसी मजूमदार द्वारा कही जा रही हैं कि भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। उसकी अपनी क्या सीमाएं हैं? राष्ट्रीय विद्रोह होने के लिए पूरे राष्ट्र में होना चाहिए उसको, जबकि आपने देखा कि ये भारत के बहुत कम हिस्से में सीमित, बहुत कम हिस्से में अपना प्रभाव दिखा पाया। तो बहुत कम हिस्से में अपना प्रभाव दिखा पाया, इसके कारण से हम इसको राष्ट्रीय नहीं कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय होने में क्या समस्याएं हैं? राष्ट्रीय होने में सबसे पहली समस्या ये है कि व्यापकता बहुत कम रही, और ये व्यापकता दो रूपों में बहुत कम रही। अगर हम देखें तो इसकी व्यापकता क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी बहुत कम रही, और साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी कम रही। पूरे भारत की जनता, और अगर हम थोड़े ही समूह को देखें तो थोड़े ही समूह में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक समूह इसमें शामिल नहीं हुए। जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं हुए, जमींदार शामिल नहीं हुए, जो भी अंग्रेजी इंटरेस्ट से जुड़े हुए थे किसी भी तरह से, वो इसमें शामिल नहीं हुए। तो राष्ट्रीय विद्रोह की जैसी व्यापकता नहीं थी, इतनी व्यापकता नहीं थी कि उसको हम राष्ट्रीय कहें। पूरे भारत के थोड़े से हिस्से में होने वाले विद्रोह को राष्ट्रीय नहीं माना जा सकता, और समाज के कुछ ही समूहों द्वारा जो विद्रोह किया जाए उसको भी राष्ट्रीय नहीं माना जा सकता। इनकी मांगे एक भी ऐसी नहीं थी जिनसे आप कह सकें कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था। इनकी मांगे क्या थी? झांसी की रानी क्या चाह रही थी कि उनके बेटे को उत्तराधिकारी मान लिया जाए। बहादुर शाह जफर क्या चाह रहा था? दिल्ली भारत का सम्राट मान लिया जाए। बेगम हजरत महल क्या चाह रही थी? उनको अवध का नवाब मान लिया जाए, उनके बेटे को अवध का नवाब मान लिया जाए। नाना साहब क्या चाह रहे थे? उनकी पेंशन बहाल कर दी जाए। तो एक्चुअल में इसमें से तो आप किसी भी मांग को क्या आपका मन स्वीकार करता है कि भाई इनमें से कोई भी मांग ऐसी है जिससे हम कह सके कि ये लोग राष्ट्रीय उद्देश्य से आंदोलन चला रहे थे? तो आप कहोगे कि भाई ऐसी तो कोई मांग नहीं है इसमें जिससे हम कह सके कि राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। इनमें कोई संगठन नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, कोई आदर्श नहीं था, है ना? तो आप इन सब चीज़ों का अभाव था, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीयता के तत्व नहीं थे, और ना ही ये स्वतंत्रता संघर्ष था। तो ना तो ये पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संघर्ष था। या आरसी मजूमदार ने इन सब बातों के आधार पे बात कही है। कई बार आपके एग्जाम में इस स्टेटमेंट को कोट करके सवाल बनाया जाता है। तो आपको जब भी ये स्टेटमेंट कोट करके सवाल बनाया जाएगा तो आप इस तरह की बातें कहिएगा। लेकिन अगर आपसे कभी सवाल आता है कि नहीं ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा साबित करना है, तो इन लोगों को कोट करिएगा कि भाई बहुत व्यापक रहा, हिंसक रहा, संगठित होने का प्रयास किया उसने। सैनिकों ने जब विद्रोह शुरू किया मेरठ से, तो वो दिल्ली की ओर गए और उन्होंने उनके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को अपने विद्रोह का नेता चुनना जिसकी पहचान एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित की जा सकती हो। ये अपने आप में संकेत करता है कि वो राष्ट्रीय विद्रोह था। उसमें बहुत सारे सामाजिक समूह शामिल हुए। हम ये अगर ना भी माने कि वो पूरी तरह से राष्ट्रीय विद्रोह था, तो कम से कम विद्रोहियों का प्रयास उसको राष्ट्रीय स्वरूप देने का अवश्य था। वो मात्र सैनिक विद्रोह तो नहीं था। अगर हम बहुत परिपक्व निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें और बहुत
खुले मन से इसको स्वीकार करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो सैनिक विद्रोह से ज़्यादा था और राष्ट्रीय विद्रोह से कम था। इनके अलावा इन सब इतिहासकारों और इन सब मान्यताओं के अलावा कुछ और भी मान्यताएं हैं, इनके बारे में भी आप देख लें। जैसे मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया गया। ऐसा जेम्स आउटरम कह रहा है कि 1857 का विद्रोह वास्तव में भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करने का प्रयास था। तो ऐसा वो कह रहा है जीनत महल के लेटर के आधार पे। वो जेम्स आउटरम को मिला था, जीनत महल का लेटर उसने छापा है। तो उसने कहा कि ये जो है मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करने का प्रयास था। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह पर विद्रोह अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था, एलियार रिज मानता है। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बीच में जिहाद और इस तरह की बातें कही गई आंदोलन विद्रोह के दौरान। सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष है, जे.आर. होम्स ऐसा मानता है। सभ्यता बर्बरता के मध्य संघर्ष, अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानता था, भारतीयों को बर्बर मानता था। विद्रोह के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण से इन्होंने विद्रोह को बर्बरता कहने का एक पॉइंट मिल गया। जैसे हमने आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया था कि सती चौरा कांड हुआ, बीबी घर कांड हुआ, तो उन सब कांड में अंग्रेज़ों की जिस तरह से हत्याएं की गई, जिस तरह से उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो एक बर्बरता का प्रतीक रहा। लेकिन जो अपने आप को ये सभ्य कह रहे हैं, इनके द्वारा जो बर्बरता की गई है वो भारतीयों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इनको तो बिल्कुल आधार नहीं था। दरअसल युद्ध में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और उनमें उनके आधार पर सभ्यता या बर्बरता की बात नहीं कही जा सकती है। अपने आप को सबसे सभ्य कही जाने वाली जाति ने जितनी बर्बरता की है इतिहास में, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में, तो वो बहुत ही निंदनीय है और उनको बिल्कुल अधिकार नहीं ऐसा कहने का। ये बिल्कुल बात गलत है। हिंदू मुसलमानों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष था, ये भी नहीं कहा जा सकता। मतलब वो हिंदू मुसलमान थे जरूर जो संघर्ष कर रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, लेकिन वो इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज को भगाएंगे। अंग्रेज वजह से संघर्ष, तुम अंग्रेज के कारण से संघर्ष नहीं कर रहे थे, अंग्रेज से संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेज की व्यवस्था से संघर्ष कर रहे थे। उनके द्वारा जो शोषण और इस तरह की चीज़ें की जा रही थी उनका विरोध कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को के बारे में जो आपको धारणा विकसित करनी है वो इन सब मुद्दों की बात करते हुए, जैसा आपके प्रश्न में पूछा जाएगा उस तरह से आपको अपनी धारणा बनानी है। अगर आपसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरसी मजूमदार के स्टेटमेंट को कोट करके सवाल पूछा गया है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा तार्किक निष्कर्ष निकलता है सबसे ज़्यादा तार्किक निष्कर्ष निकलता है 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में। तो आप इनकी बात करिएगा, सुरेंद्रनाथ सेन की बात करिएगा। अगर आपसे कहता है कि नहीं आपको राष्ट्रीय विद्रोह साबित करना है तो राष्ट्रीय विद्रोह साबित करिएगा, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन वो ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये एक तथ्यात्मक रूप से बहुत सही बात नहीं होगी। हाँ, राष्ट्रीयता के तत्वों की पहचान करने के लिए पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता के तत्वों की पहचान करिए। तो उसके लिए हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, उनके आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह रहा। तो ये था 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा आपसे, है ना। आप जो है इसको देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में नीचे कमेंट करिए आपको क्या देखना है, किस तरह का वीडियो आप पसंद करते हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के बीच में इसको पहुंचाइए। नमस्कार।